गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजेशन पे। बेसिकली फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन पे लेक्चर कर रहे हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है और प्रॉपरली उन दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है। और ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में एक साइट है जिसको एम्पुला बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग इस पे करेंगे कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, कैपेसिटेशन क्या है, एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, पॉलीएस्पर्मी से कैसे बचा जाता है, इन सारे बातों पे आज लेक्चर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ये सबसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि ये वेजाइना है, ये वेजाइना है। इसके बाद यहाँ सर्विक्स है, ये हमारा यूटेरस है, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे ये बेंडेड रीजन ऐसा जो है ये एक्चुअली इन्फंडेबुलम बोलते हैं, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसमें दिख रहा है इसको फीमरे बोलते हैं, और इस्थमस रीजन है यहाँ, और इसके बीच में एम्पुलर रीजन है। इसी साइड पर ओवम स्पर्म का वेट करता है, और जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो दरअसल हम लोग का आज का लेक्चर ये है कि सबसे पहले तो ये जाने कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक ओवा ग्राफियन फॉलिकल, ये जो ओवरी है, ये फॉलिकल है जो ओवेरियन फॉलिकल, उससे रिलीज होगा। और इस पे अलग से लेक्चर करेंगे कि ओव्यूलेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है। तो आज इस पे बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे। यहाँ से ये जो दिख रहा है कि इस पोर्शन से ओवा रिलीज़ हुआ, और ओवा रिलीज़ मतलब ये सेकेंडरी oocyte है क्योंकि मेटाफेज अरेस्टेड है ये। तो यहाँ एम्पुलर साइट पे वेट करता है, और ये बेसिकली वेट करता है मात्र 24 घंटा तक, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन, ओवा का लाइफ स्पैन केवल 24 आवर्स का है। अब है कि यहाँ जब ये वेट करता है तो इस दौरान स्पर्म वेजाइनल ट्रैक से होते हुए इंटर होगा, और इसमें बहुत सारा सेमिनल वेसाइकल से निकला हुआ सब्सटेंस स्पर्म को असिस्ट करता है मोटिलिटी के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रुक्टोज है, साथ ही साथ प्रोस्टाग्लैंडीन्स है, कोआगुलेज है, ये सब फाइब्रिनोजेनोलाइसिस है, ये सब कुछ सब्सटेंस रिलीज़ होता है दरअसल स्पर्म के मोटिलिटी को इन्हांस करने के लिए। अब यहाँ से चूँकि स्पर्म जैसे वेजाइनल ट्रैक से इंटर करता है तो वेजाइना का जो पीएच है एसिडिक है, तो ये रिटार्ड होता है, इसका मोटिलिटी रिटार्ड होता है। तो ये दरअसल ये एक सब्सटेंस का मदद लेता है, रिलैक्सिन बेसिकली सेमिनल वेसिकल्स से निकलने वाला एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये दरअसल इसके मोटिलिटी में मदद करता है। ये जैसे आगे बढ़ता है, यहाँ म्यूकस है, इस म्यूकस को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। इसलिए एक क्वाइटस के दौरान एक बार वन इजाकुलेशन में लगभग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता सिर्फ 500 की संख्या में स्पर्मी है। तो मतलब इस दौरान यहाँ से इस ट्रैक को क्लियर करते हुए एम्पुलर साइट तक पहुँचते हुए बहुत सारा स्पर्म ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ तक जैसे ये स्पर्म, और एक और बात बताया आपको कि यहाँ तक इस ट्रैक में जैसे इंटर करता है, जैसे अगर यहाँ बोले कि यूटेरस में स्पर्म इंटर कर चुका, ये हमारा स्पर्म यूटेरस में आ गया। जब स्पर्म यूटेरस में इंटर करता है तो बेसिकली यहाँ पे ये लोकल जो प्रोस्टाग्लैंडीन है, प्रोस्टाग्लैंडीन ये बेसिकली रिलीज़, ये मस्कुलर कंट्रैक्शन कॉज कराता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन, और ये यूटेराइन कंट्रैक्शन से स्क्वीज आउट होता है स्पर्म ऊपर की तरफ, और स्पर्म सीधे आगे की तरफ बढ़ता है।
क्योंकि अभी तक ये हाई मोटिलिटी में नहीं है। ये स्पर्म उतना इसके पास मोटिलिटी पावर नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेवल करे, इसीलिए बीच में कुछ सब्सटेंस इसको हेल्प करते हैं ताकि वो पहुँचे। अब स्पर्म जैसे यहाँ पहुँचता है और तो स्पर्म को कैसे पता कि इस फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, तो इसके लिए क्या है कि ओवा, आपको बताएं कि जैसे ये यहाँ पे देखिए हम लोग, ये ओवा है, सेकेंडरी oocyte है। ये सेकेंडरी oocyte जब ओवेरियन फॉलिकल से रिलीज होकर एम्पुलर साइट पे आया है तो एक ग्लाइकोप्रोटीन का कवर अपने ऊपर लगाता है, आगे इस पे बात करेंगे, जिसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जेपी। और इसके बाहर कुछ लेयर सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब देखिए ये कोरोना रेडिएटा बेसिकली सब्सटेंस रिलीज करता है, ये अट्रैक्टेंट है, केमो अट्रैक्टेंट है, ये रिलीज करता है। यहाँ पे पहुँचा है, इसको इनलार्ज करके यहाँ दिखाए हैं, ये रिलीज करता है कुछ सब्सटेंस और स्पर्म को केमोटैक्सिस मूवमेंट देता है, केमोटैक्सिस मूवमेंट। ठीक है, अब स्पर्म वहाँ तक पहुँचता है वाया केमोटैक्सिस मूवमेंट। ठीक, अब आगे का लेक्चर ये है कि जैसे स्पर्म यहाँ पहुँच गया तो उससे पहले स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अभी बोल रहे थे कि सबसे ज़रूरी यह है कि स्पर्म का मोटिलिटी गेन हो, मतलब कैपेसिटेशन प्रोसेस से स्पर्म गुजरे। कैपेसिटेशन पे एक मेरा लेक्चर है, आप अगर कैपेसिटेशन को डिटेल में मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वो लेक्चर है, आप देख सकते हैं। हालांकि हम ब्रीफ में अभी बताएंगे कि बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवम से अटैच्ड हो ये स्पर्म, उससे पहले स्पर्म का कंडीशनिंग होता है। हेड में बहुत सारा ग्लाइकोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल रिमूवल होता है, साथ ही साथ हाइपर मोटिलिटी अटेंड कराने के लिए दरअसल सिग्नलिंग कास्केट्स है जो आप लेक्चर देख सकते हैं, उस डिटेल बात अभी नहीं करेंगे। तो कैपेसिटेशन का प्रोसेस ये यूटेरस से ही शुरू हो जाता है और फैलोपियन ट्यूब तक होता है। इस कैपेसिटेशन प्रोसेस होने के लिए लगभग 7 से 8 घंटा लगता है। एक स्पर्म, एक लकी स्पर्म ओवम तक 5 मिनट में पहुंच सकता है, लेकिन जब तक वो कैपेसिटेटेड स्टेट में नहीं होगा तब तक वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। अब देखिए लार्ज पोर्शन है जहां हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, ओवा है। चूंकि अरेस्टेड स्टेट में है तो हम लोग अभी सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं, ये ओवा है। स्पर्म कैपेसिटेटेड स्पर्म आया है, ये देखिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म यहाँ आ गया, इसको ऐसे दिखाते हैं, कैपेसिटेटेड है, मतलब कि एक्टिव बना दिया गया है स्पर्म को। अब ये स्पर्म, ये स्पेसिफिक ये लेयर को बताएं क्या है, जोना पेलुसिडा, जेपी। जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है जो बेसिकली oocyte ही सिक्रीट करता है अपने बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक, इसके बाहर ग्रेनुलोजा लेयर है, ये सब ग्रेनुलोजा, कोरोना रेडिएटा, ये सब लेयर है। अब जोना पेलुसिडा डिफरेंट टाइप का होता है, जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3। अब अलग अलग तरह का जोना पेलुसिडा है, अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है, जोना पेलुसिडा 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3 और जोना पेलुसिडा 1 एक दूसरे को क्रॉस किए रहता है स्ट्रक्चरली। उतना डिटेल अभी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए ये जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर की तरह काम करता है स्पर्म के लिए, मतलब कि जैसे कैपेसिटेटेड स्पर्म ये जोना पेलुसिडा रिसेप्टर 3 पे आके अटैच्ड होता है, जैसे ये अटैच्ड होता है
तो सबसे पहला एक काम होता है, इस अटैचमेंट के बाद इसमें कैल्शियम इफ्लक्सिंग शुरू हो जाता है। इसमें कैल्शियम इफ्लक्सिंग शुरू हो जाता है और कैल्शियम इफ्लक्सिंग के चलते इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कैल्शियम इसके अंदर इंटर करता है तो क्या होता है कि जो एक्रोजोमल हेड है, जैसे स्पर्म है ये, तो इसके अंदर जो ये हेड है, ये एक्रोजोमल हेड के पास बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। तो जैसे कैल्शियम इफ्लक्सिंग होगा, अंदर आएगा, तो ये क्या करता है कि एक्रोजोमल कंटेंट बाहर के तरफ रिलीज करने लगता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो ये है एक्रोलाइसिन। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोलाइसिन। साथ ही साथ बहुत सारा प्रोटीएज और बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है। ये क्या करेगा, जैसे ये एक्रोलाइसिन और प्रोटीएज रिलीज होगा तो ये जोना पेलुसिडा के मेम्ब्रेन को ये ब्रेक करेगा। यहाँ से आप देखिए ये जोना पेलुसिडा का मेम्ब्रेन ब्रेक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये स्पर्म यहाँ आ गया। ये जो हमारा स्पर्म है, देखिए ये स्पर्म यहाँ आ गया। मैंने ये जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन के बीच में आ गया, वेटेलाइन में लेयर है ये, यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ आया तो आते हुए सबसे पहला काम क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पे ये इसके हेड पर दो प्रोटीन है, बीटा सब यूनिट और ये अल्फा सब यूनिट। और बीटा सब यूनिट से ये क्या करता है कि oocyte पर पाया जाने वाला स्पेसिफिक प्रोटीन जिससे बीटा सब यूनिट अटैच्ड होता है, सबसे पहले इससे अटैच्ड होगा। स्पर्म जैसे अंदर आता है, ये जोना पेलुसिडा के लेयर को ब्रेक करके, और जैसे अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करता है कि स्पर्म के सरफेस पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसके अंदर अल्फ़ा और बीटा सब यूनिट है। वो अपने बीटा सब यूनिट से ये oocyte के मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। सबसे पहले वाया बीटा सब यूनिट ये अटैच्ड होगा, और इस अटैचमेंट के चलते सबसे पहले क्या होता है, मॉलिक्यूलर इवेंट हम लोग देखें कि जैसे इसके साथ अटैच्ड होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चैनल को ओपन कर देता है, और ये oocyte के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पर पाया जाने वाला कुछ स्पेसिफिक चैनल ओपन हो जाएगा। और वो कौन सा चैनल होगा? सोडियम चैनल। ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम बाहर से अंदर आने लगेगा। ये सोडियम अंदर आने लगेगा, यहाँ से सोडियम अंदर आने लगेगा। जब सोडियम आएगा तो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो जाएगा, देखिए चार्ज्ड। अब मेम्ब्रेन पोलराइजेशन के चलते क्या हो गया कि मेम्ब्रेन क्या करेगा कि जैसे ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये पूरे जितने तरह का अटैचमेंट साइट है सबको ब्लॉक कर देगा, ताकि अब दूसरा स्पर्म चाह के भी इसके साथ अब अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज्ड है और जिसके चलते अटैचमेंट साइट ब्लॉक कर चुका। अब कोई स्पर्म इससे आके नहीं बाइंड कर सकता। इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मतलब इस तरह से ये इंश्योर हो गया कि ओवम के न्यूक्लियाई के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज होगा। ये सबसे पहले क्या हुआ? एक्रोजोमल सबसे पहला क्या हुआ? जिसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। दूसरा क्या हुआ? यहाँ ये जोना पेलुसिडा JP3 के साथ ये हेड अटैचमेंट हुआ, जिसको एक्रोजोमल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक्रोजोमल कंटेंट रिलीज करेगा और वो जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। तीसरा प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी।
ये कैसे होगा? मेम्ब्रेन के पोटेंशियल चेंज होने से ऐसा हुआ। स्पर्म के हेड पर एक प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसका बीटा सब यूनिट इसके मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट करता है, और ये इंटरैक्शन से क्या हो गया कि ये चैनल ओपन हो गया, सोडियम अंदर आने लगा। सोडियम अंदर आने से क्या हो गया कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदल गया और मेम्ब्रेन अब पूरी तरह से सारे मॉलिक्यूल के लिए ब्लॉक हो गया। अब कोई इससे आके बाइंड नहीं कर सकता। दूसरा इवेंट इसके बाद क्या होता है कि ये जैसे पहले बीटा से बाइंड किया, अब ये क्या करेगा कि ये अल्फ़ा सब यूनिट से, ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है यहाँ से ये मेम्ब्रेन पे बाइंड करता है। जब ये अल्फ़ा सब यूनिट पे बाइंड करता है तो ये होता क्या है कि अल्फ़ा सब यूनिट से बाइंड करने के बाद ये ऊ साइड के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाता है। स्पर्म का हेड यहाँ फ्यूज़ कर गया, और फ्यूज़ करने के बाद ये करेगा क्या कि यहाँ अपना ये जो न्यूक्लियाई है ये अंदर लाया, जो हैप्लॉइड है 23 है। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ। अब जैसे ये अंदर रिलीज़ कर देता है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रिलीज़ करने लगता है बाहर के तरफ कैल्शियम आयन रिलीज होने लगेगा। और ये कैल्शियम आयन बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, और ये क्या करेगा कि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को एक्टिवेट करेगा। मैंने ये कैल्शियम आयन, इसमें जो लाइसोसोम है इसके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, वो साइट के अंदर, उसको एक्टिवेट करेगा। और इसके एक्टिवेशन से क्या हो गया, ये पेरीफेरी की तरफ पुश होने लगेगा। ये सारा लाइसोसोम यहाँ इसके मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, और ये जाके इस मेम्ब्रेन के कॉर्टिकल रीजन से ये फ्यूज़ कर जाएगा। देखिए यहाँ पे जाके ये फ्यूज़ कर गया, और यहाँ पे इस पर ये लाइसोसोम जाके फ्यूज़ कर गया। इस रिएक्शन को कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन के अंदर जाके ये लाइसोसोम फ्यूज़ कर गया, और ये फ्यूज़ करके अपने ये लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो रिलीज़ करता है, और ये बचा हुआ जोना पेलुसिडा और GP3 जो रिसेप्टार है सबको ये ब्रेक कर देता है। ये प्रोसेस बेसिकली स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है। इसको क्या बोलते हैं? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो देखिए स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद ये कैल्शियम केवल यही नहीं करता कि लाइसोसोम को पुश करता है पेरीफेरी की तरफ, एक और काम करता है। ये कैल्शियम बेसिकली फ्यूज़न में ट्रिगर कराता है, फ्यूज़न में हेल्प कराता है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियाई है स्पर्म का और ये जो न्यूक्लियाई है ओवा का, दोनों फ्यूज़ करें, साथ ही साथ दोनों फ्यूज़ करें, उसमें कैल्शियम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस तरह से ये जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दरअसल आज का लेक्चर ये था कि पूरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सब पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेशन होना होगा स्पर्म को, ये स्पर्म का प्रिपरेशन है। दूसरा एक्रोजोमल रिएक्शन, मतलब जोना पेलुसिडा के सरफेस पर पर्टिकुलर रिसेप्टर है, वो बेसिकली इनवाइट करता है स्पर्म को अटैचमेंट के लिए, और एक्रोजोमल हेड में पाया जाने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होता है और जोना पेलुसिडा को इन्वेट करता है। ये सबसे। तीसरा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा, मैंने स्पर्म जैसे एक्सेस कर जाएगा जोना पेलुसिडा से अंदर, उसके बाद वहाँ पे क्या हो गया कि मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बदलेगा और मेम्ब्रेन अब किसी के लिए इम्परमेबल हो जाएगा, किसी को अपने साथ बाइंड नहीं करने देगा, और जिससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होगा। तीसरा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगा, मतलब कि उसमें कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। और चौथा अल्टीमेटली
न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा। तो ये बेसिक ब्रीफ आइडिया था ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन का। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।